आज के वीडियो लेक्चर में मेनली लास्ट टाइम जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था दैट हाउ टू टेस्ट द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ फंक्शन, तो उस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। अगर आप लास्ट वीडियोज को पूरा सिस्टमेटिकली वॉच करेंगे, प्रॉपर एक रफ नोट्स बनाएंगे, तो आई होप आपका जेई लेवल पे एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। वन प्रॉब्लम आप बिल्कुल किसी भी डिफ़िकल्टी लेवल पे आए वो आप कंप्लीटली उसको ट्राई कर लेंगे, एफर्ट कर लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो आपका क्वेश्चन सही भी हो जाएगा, प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो देखिए, उन्हीं लेक्चर से कनेक्टेड हम अपने आज के वीडियो लेक्चर को भी कंटिन्यूड करते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में हम फंक्शंस का इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी टेस्ट करते हैं। इस वीडियो के बाद में कुछ आपसे और एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा और मैं बढ़ाऊंगा। तो इस टॉपिक पे अबाउट आप 30-40 प्रॉब्लम टोटल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप किसी भी ऑल इंडिया एंट्रेंस में इस टॉपिक पे अगर प्रॉब्लम आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबल आप अटेम्प्ट कर लेंगे। मतलब आपके क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, मोर देन 95%। तो देखिए, आप यहाँ पे वॉच करेंगे तो क्लियरली देखेंगे हमारे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको कनेक्टेड हैं, दे रखा है that discuss the injectivity and subjectivity of following। यहाँ नीचे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, द फर्स्ट फंक्शन we deal that is the modulus function। here we deal injectivity and subjectivity of modulus function। in question number 2 we deal injectivity and subjectivity of greatest integer function। here it is the greatest integer function, it is a modulus function। And in problem number 3 we discuss the injectivity and subjectivity of fractional part function। here we seen that a trigonometric function, here we seen that another algebraic function, here is the exponential function। तो कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फंक्शन, जिनको आप मैथमेटिक्स जब भी डील करें तो जितने भी फंक्शन आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं इनका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। कैसे फंक्शन डिफाइन होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, अदरवाइज उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मेनली जो भी गिवन फंक्शंस हैं यहाँ स्क्रीन पे, इनके डोमेन्स, इनके रेंज, इनके ग्राफ, इनका आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। अगर आप किसी भी ऑल इंडिया एंट्रेंस के एस्पिरेंट हैं या बोर्ड लेवल के एस्पिरेंट्स हैं, तो देखिए, मैं फर्स्ट प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर रहा हूँ। Here we discuss the injectivity and subjectivity of modulus function। तो देखिए, मैं मॉडुलस फंक्शन का आपको इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी बता रहा हूँ। Here f such that r corresponding r f(x) equal mod x, ये प्रॉब्लम दे रखा है। इस प्रॉब्लम का मैं आपको इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी दोनों डिस्कस कराऊंगा। ये जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है आपको पता है कि डिनोट्स क्लियरली मॉडुलस फंक्शन। जैसे कि हमने बताया आपको, इस फंक्शन के थ्रू सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जैसे बेटा छोटे बच्चों को नंबर से याद होते हैं 1 to 100 मैथ पढ़ने के लिए, वैसे ही आप अगर +2 10+2 सिलेबस या किसी भी ऑल इंडिया एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स हैं तो ये इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट इज ये फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, कैसे जनरलाइज होता है, इसके डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इसका ग्राफ क्या है, प्रॉपर ये पता होना चाहिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी डिस्कस करने जाते हैं तो ये जो फर्स्ट लाइन होती है, ये जो मैं बॉक्स में इसको अंदर कर रहा हूँ, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस लाइन का। मतलब आप कभी भी इस लाइन को नेग्लेक्ट करके ये प्रॉब्लम डील नहीं कर सकते।
हमारे बहुत से बच्चे जो लोकलिटी स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं वो समझते हैं इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं होता है, हमें तो डील ऐसे करना है। तो देखिए, जब भी इंजेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी या फंक्शन का कोई भी फीचर डिस्कस करना चाहे तो इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे अर्लियर लेक्चर में, जो पहले के लेक्चर्स हैं, उनमें आपको प्रॉपरली बता दिया गया कि कभी भी कोई फंक्शन एक डिफाइन होता है तो उसमें दो सेट्स जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि फंक्शन को हमने डिनोट करना बताया था, एफ सच दैट ए करस्पॉन्डिंग बी। यहाँ पे ए सेट जो होता है इट इज़ द डोमेन, बी सेट होता है इट इज़ द कोडोमेन। इन दोनों सेट्स का प्रॉपर यूज होता है प्रॉब्लम में। उसका जनरली रोल क्या है कि अगर ये इंटरचेंज हम कर देते हैं, ये इंटरचेंज कर देते हैं, हम बदल देते हैं, ये सेट्स बदल देते हैं, ए और सी बी सेट्स बदल देते हैं, तो फंक्शंस में सारी नई प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगी। उसके जो पुराने टेस्ट होंगे, जो दूसरे फंक्शंस ओल्ड फंक्शन सेट्स दे रखे थे, ओल्ड सेट्स पे जो टेस्ट थे वो सारे फेल हो जाएंगे जब हम ए और बी कोई न्यू सेट्स इंसर्ट कर देंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स इंसर्ट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की किसी फंक्शन में प्रॉपर्टी भी डेवलप होंगी। तो यहाँ की जैसे कि हमें उसका फीचर डिस्कस करना है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, तो हमने बताया इस लाइन का बहुत रोल होता है। ये जो पहले सेट लिखा होता है इट इज कॉल्ड डोमेन, आपको पता है इस सेट को हम डोमेन बोलते हैं, और एरो के जो बाद में लिखा होता है उस सेट को हम रेंज बोलते हैं। ये आप ध्यान रख, सॉरी रेंज नहीं बोलते हैं, जो पोस्ट प्लेस पे सेट हमारा लिखा होता है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं। ये जो हमारा पोस्ट प्लेस पे एरो के बाद जो भी सेट लिखा है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हियर आर फॉर रियल नंबर, यहाँ आर का मतलब तो बस इतना है कि रियल नंबर से डील कर रहे हैं। मीन्स इस फंक्शन का डोमेन भी हमारा रियल नंबर है, इस फंक्शन का हमारा रेंज भी रियल नंबर है। दूसरी बात, देखिए कुछ फंक्शंस अपने थ्रू आउट डोमेन में इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव होते हैं। जो भी उसका एक्चुअल डोमेन है उसमें इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव होते हैं, बट कुछ फंक्शंस हमारे थ्रू आउट डोमेन में जो उसका कंप्लीट एक्चुअल डोमेन होता है उसमें बाय द वे कहो इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव ना हो, वो फेल हो जाए उसकी इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी। बट हम डोमेन्स के जब पीसेस कर देंगे या को डोमेन्स के पीसेस कर देंगे तो वो फंक्शन होल्ड करने लगते हैं इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। तो आप समझ जाएं कि इस लाइन का कि किस डोमेन और किस को डोमेन पे जो भी फंक्शन है वो डिफाइन है, उसका बहुत रोल होता है। आप क्लियर देखेंगे जब भी आप प्रॉब्लम को लगाने जाएं, या मैं रफली लगा रहा हूँ, यह डोमेन आपका रियल नंबर है जिसमें कि इनपुट आते हैं। डोमेन का मतलब इनपुट, और इनपुट का मतलब आप जानते हैं एक्स आते हैं। और क्वेश्चन का जो को डोमेन एफ है ये रियल होता है, ये भी रियल है। यहाँ आप जानते हैं प्री इमेज आते हैं, क्या आते हैं? प्री इमेज। ओके, तो आपने जैसे कि देखे कि ये जो फंक्शन डील हो रहा है ये हमारे दो सेट्स पे, इसके इनपुट कोई भी रियल हो सकता है और आउटपुट भी कोई रियल हो सकता है, ये इस क्वेश्चन ने बोला है। ओके, मतलब आउटपुट रियल का सबसेट हो सकता है या खुद रियल भी हो सकता है, आप ऐसे कह सकते हैं। मतलब किसी भी फंक्शन का जो कोडोमेन होता है तो आप उसके कह सकते हैं कि उसका आउटपुट जो है वो कोडोमेन का सबसेट भी हो सकता है और इटसेल्फ कोडोमेन भी हो सकता है। मतलब कोडोमेन में आउटपुट्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, बट डोमेन में हमेशा इनपुट होते हैं, सभी एक्स आते हैं, जितने भी एक्स हैं वो सभी एक्स आते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। देखिए, मैं अगर इसका फर्स्ट डेफिनेशन टेस्ट करूं, जैसे कि मैंने इसको बताया था कि फर्स्ट डेफिनेशन आपको क्लियरली माइंड में होगा कि अगर गिवन फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन कर लें, फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना प्रॉब्लम, कि गिवन फंक्शन को हम अगर ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन कर लें तो उसके ईच इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। डिफरेंट इनपुट्स के लिए साइड सेम आउटपुट्स नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन 1 होता है। ये फर्स्ट डेफिनेशन थी कि अगर हम इनपुट को डिफर करें तो आउटपुट भी डिफर हो। ऐसा ना हो कि हम इनपुट तो डिफर करते हैं बट आउटपुट डिफर ना हो, तो वो फंक्शन 1 नहीं होता है। तो हम इस डेफिनेशन के थ्रू इसका टेस्ट करते हैं। इसमें कुछ इनपुट अपने मन से ले लेते हैं। हमने कुछ इनपुट x ले लिए, एक हमने 1 ले लिया,
-1 ले लिया, हमने 2 ही के लिए लिया, बट ये ध्यान रखो रियल नंबर है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों अलाउ है इसके डोमेन इनपुट में। पॉजिटिव नंबर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे अलाउ है, आपको पता है रेशनल इरेशनल जो भी नंबर्स हैं सब अलाउ है, कोई भी रियल नंबर। तो जब भी आप इस तरीके से ऑर्डर पेयर डेफिसिट करने जाएं किसी फंक्शन में बाई ट्रिक, तो उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लीजिए और देखिए उसके करस्पॉन्डेंस आउटपुट निकालिए। जैसे ही एक्स हमने 1 लिया तो हमारा एफ एक्स मीन्स हमारा मॉड 1 दैट इज जनरलाइज होके 1 आ गया, और x हमने -1 लिया तो एफ ऑफ एक्स हमारा -1 या x की जगह -1 डाल दिया, यहाँ x की जगह 1 डाल दिया, सो दैट इज मॉड ऑफ -1 दैट इज 1 आ गया। आपने देखा क्लियरली बेटा बैच किया, आपने x को 1 दिया तब भी आउटपुट 1 आया, x को -1 दिया तो मॉड -1 आउटपुट आपका 1 आया। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि इस फंक्शन में 1,1 तो है, ओके लाई कर रहा है एक ऑर्डर पेयर, साथ साथ में हमारा फंक्शन -1,1 भी लाई कर रहा है। आप देखेंगे क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे क्लियरली, ये बात आप क्लियरली प्रॉब्लम को कह सकते हैं, ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं एफ में। अब जरा आप डेफिनेशन ध्यान करना, क्या बताया था कि जो भी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका सेकेंड एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ तो देखो है सेकेंड एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का भी 1 है, इस ऑर्डर्ड का भी पेयर का 1 है, तो आप क्लियरली कह देंगे इट इज नॉट 1,1। मैं यहाँ इंजेक्टिविटी टेस्ट कर रहा हूँ अभी, ये बात ध्यान रखना, इंजेक्टिव तो नहीं हुआ, हमने फर्स्ट डेफिनेशन अपना यूज कर लिया। नाउ वी मूव टू सेकेंड डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन आप कहेंगे सर आपने अपने लेक्चर में बताया है सेकेंड डेफिनेशन मीन्स अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आउटपुट सेम हो इनपुट डिफरेंट हो। तो आप सेकेंड डेफिनेशन जब भी लगाते हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट 2 आउटपुट्स ऑन डिफरेंट इनपुट्स आर सेम। 2 आउटपुट लिए और आपने 2 इनपुट लिए डिफरेंट इनपुट, ये x1 लिया और ये x2, आपने कंसीडर किया कि ये 2 डिफरेंट इनपुट्स हैं, एक x1 है और एक हमारा क्या है x2, तो इसका वैल्यू आ गया आपका मॉड x1 और इसका वैल्यू आ गया मॉड x2। अब इसके बाद आपको x1 और x2 में रिलेशन डेवलप करना है। देखिए fx1 fx2 में तो ये रिलेशन है दैट मॉड x1 इक्वल मॉड x2। आपको करना क्या है, रिलेशन किस में देखना है, x1 और x2 में। अगर x1 x2 सेम आ जाते हैं ओनली सेम तब तो ठीक है 1,1 है, लेकिन अगर x1 किसी और के भी इक्वल आ जाता है, x2 के इक्वल ना आके किसी और के भी इक्वल आ जाता है तो फिर वो 1,1 नहीं है। तो आप जैसे ही मॉड का जनरलाइजेशन करेंगे आप यूज करेंगे दैट मॉड x इक्वल इफ मॉड a देन x इक्वल प्लस माइनस a होता है। इस जनरलाइजेशन का यूज करेंगे तो इम्प्लाइज का सिंबल लगाएंगे, यहाँ इस सिंबलों का भी यूज होता है, यहाँ कोई इक्वल सिंबल यूज नहीं होता, इम्प्लाइज मीन्स ये हमने लेट किया, अब इसके थ्रू प्रोवाइड क्या हो रहा वो लिखेंगे, तो आपका आएगा x1 इक्वल प्लस माइनस x2। जैसे ही सॉल्व करेंगे जनरलाइजेशन से तो x1 इक्वल क्या आया प्लस माइनस x2। कहाँ x1 x2 आए कहाँ से ये भी लिखना बहुत जरूरी है। तो अभी लाइन ये खत्म नहीं हुई है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग देयर डोमेन जो भी था, तो क्वेश्चन का डोमेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ रियल नंबर रखा है, x1 x2 बिलोंग देयर डोमेन मीन्स x1 x2 बिलोंग आर। तो आप कह भी सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट x1 इज नॉट ओनली इक्वल x2, ओनली इक्वल x2, क्योंकि आपने जो जनरलाइज किया है बेटा उसमें तो x1 तो हमारा प्लस माइनस x2 है, क्या है प्लस माइनस x2, नॉट इक्वल ओनली x2। x1 ओनली इक्वल x2 आना चाहिए था, मतलब अगर आउटपुट सेम थे तो इनपुट डिफरेंट भी हो सकते हैं, x1 x2 के इक्वल भी हो सकता है, साथ साथ में x1 इक्वल माइनस x2 भी हो सकता है, मतलब जो पॉजिटिव पे आउटपुट आएगा सेम पॉजिटिव पे वही सेम नेगेटिव पे, सेम न्यूमेरिकल पॉजिटिव पे जो आउटपुट होगा वही सेम न्यूमेरिकल नेगेटिव पे आउटपुट होगा। आप इस बात को चाहें तो काउंटर भी कर सकते हैं, एच मॉड ऑफ 1 इक्वल मॉड ऑफ -1 implies that 1 is not equal -1
एंड 1 कॉमा -1 बिलोंग आर, जो इनपुट ले रहे हैं आप वो डोमेन में ज़रूर दिखाएं। जैसे यहाँ पे आपने माइंड किया प्रॉब्लम में, पूरा आपने सही से दिखाया दैट mod 1 इक्वल mod -1, क्योंकि दोनों के आउटपुट बाहर आके तो 1 ही हो जाएगा, बट 1 इज नॉट इक्वल -1, और 1,1 -1 आए कहाँ से थे? डोमेन मीन्स रियल पे। तो आप क्लियरली यहाँ भी जस्टिफाई कर पाएंगे दैट इट इज नॉट इंजेक्टिव। प्रॉपरली डिस्कस हो गया दैट इट इज नॉट इंजेक्टिव, इट इज द सेकेंड मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम थर्ड मेथड से करते हैं। सो हियर द थर्ड मेथड क्या था? अगर आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ग्राफ था, अगर आप इसका ग्राफ ड्रा कर लेते तो इसकी इंजेक्टिविटी टेस्ट हो जाती। अच्छा, ग्राफ बेटा उन्हीं क्वेश्चंस में आप ड्रॉ करना, ये क्वेश्चन अपने एक्चुअल डोमेन से लाई कर रहे हो, मतलब जो फंक्शन है वो अपने एक्चुअल डोमेन पे डिफाइन हो, जो उसका रियल में डोमेन होता है उसी पे डिफाइन हो। जैसे इस क्वेश्चन का में आप जानते हैं ना कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। जो ये मॉडुलस फंक्शन है इसका डोमेन आपको रिमेंबर करवाया था, रियल नंबर, और यहाँ पे ये फंक्शन भी रियल नंबर पे ही डिफाइन है। तो ग्राफ का रोल तब स्टार्ट होगा जब फंक्शन हमारा एक्चुअल डोमेन पे डिफाइन हो, एक्चुअल डोमेन जो। तो ग्राफ मेथड क्या है? क्लियरली आप ग्राफ बहुत सभी लोग मॉड का जानते हैं, जो भी अच्छे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं उन्हें मॉड का ग्राफ बिल्कुल ओरली पता होता है, नो डाउट। एक्चुअल डोमेन रियल नंबर, आपको पता है इसका डोमेन रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर पे इसका ग्राफ आप प्लॉट कर देंगे बहुत आराम से। जैसे रियल नंबर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, ग्राफिकली इसका टेस्ट भी करेंगे। क्या बताया था मैंने? आप ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालिए, डाल दी, एक डाल दी, दो डाल दी, मतलब जितनी भी डालो कोई भी लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट ना करे। बट यहाँ देखिए ये पैरेलल लाइन यहाँ भी कट कर रही, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब जो भी पैरेलल लाइन डालते हैं वो एक से ज़्यादा दो जगह कट कर रही। एक से ज़्यादा ना करे, दो कर रही कि तीन कर रही, 10 वो बात की बात, एक से ज़्यादा अगर कर गई तो 1 1 नहीं होगा, क्योंकि पहले की डेफिनेशन इसी में मर्ज है। देखिए जब इनपुट x 1 था तब भी आउटपुट ये कोऑर्डिनेट हमारा 1,1 था। इसके ग्राफ में देखिए ये y = x लाइन होता है। जब x हमारा -1 था तब भी आउटपुट हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 था। तो अगर डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट होगा तो ऑब्वियसली x एक्सिस के पैरेलल लाइन दो जगह कट कर ही जाएगी। सारी डेफिनेशंस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बस इतना ही लिख देना है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस cuts the graph more than 1 point, so it is not 1 1। आपका इसका भी 1 1 टेस्ट हो गया, ग्राफिकली टेस्ट भी हो गया। बाकी डेफिनेशन इसमें हमने मर्ज भी करवा दी। अब इसका फोर्थ डेफिनेशन, फोर्थ देखिए ग्राफ व्यू से तो ये भी क्लियर हो रहा है, इफ एनी ग्राफ इज सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस, कभी भी कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक आएगा तो आपको पता होता है कि इसका ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिक अलोंग, क्लियरली दिख रहा है आपको, सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस। सिमेट्री मीन्स जैसे वाई एक्सिस के देखिए राइट है वैसे ही वाई एक्सिस के लेफ्ट है, सेम मिरर है इमेज वाई एक्सिस के लोग। तो वाई एक्सिस जब सिमेट्रिक है तो ये एक फंक्शन कैसा हो गया? इवन फंक्शन इन देयर एक्चुअल डोमेन, इट इज एन इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन नेवर बी 1 1। आप सीधे ही कह सकते किसी बच्चे कितना ही ध्यान आ गया कि अरे मॉडुलस फंक्शन तो सर ने बताया था इवन फंक्शन होता है तो इंजेक्टिव होने का तो कोई चांस नहीं है ना, फंक्शन हमारा इंजेक्टिव हो पाएगा। Now we discuss the fourth test, that is increasing decreasing test, increasing and decreasing test, वो भी strictly।
So here the fourth test, we plot the graph. So the graph is this. We can actually observe. देखिए बहुत आसानी से ऑब्जर्व करिए. अगर ये जीरो है, ये जीरो यहाँ जाएगा प्लस इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव. देखिए कैलकुलस का रोल थोड़ा स्टार्ट होगा. देखिए अगर आप इजीली ग्राफ का व्यू लेंगे तो पूरा आपको दिखाई देगा कि ग्राफ हमारा जीरो से लेके ये जो इनपुट आ रहे हैं प्लस इन्फिनिटिव तक, यहाँ से आउटपुट देखिए बढ़ते चले जा रहे हैं. अभी इतना आउटपुट था, अभी इतना हुआ, अभी इतना हुआ, अब इतना हुआ. ये आउटपुट आपका इंक्रीज कर रहा है. तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि मॉड एक्स इंक्रीजेज, स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज, मॉड एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज इन ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटिव. आप जरा इसके लेफ्ट देखिए, लेफ्ट, दैट लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई देगा दैट इट इज गोज टू 0, माइनस इन्फिनिटिव. तो आपको क्लियर पता होगा मॉड एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजेज इन माइनस इन्फिनिटिव, 0. क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका आउटपुट है वो कम होता जा रहा है. ये देखिए, तो ये फंक्शन आपको दिखाई भी दे रहा है दैट डिक्रीज कर रहा है ये, और यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है. और आपका टेस्ट क्या था कि फंक्शन इज ओनली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अदरवाइज ओनली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन इट इज कॉल्ड 1 1. बट हियर मॉड फंक्शन इज बोथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस. देखिए यहाँ इंक्रीज कर रहा है और यहाँ क्या कर रहा है, डिक्रीज. सो इन माइनस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, it be both in R increasing or decreasing and decreasing. देखिए दोनों काम कर रहा है. दोनों काम अगर कभी भी करेगा फंक्शन, मैंने बताया था आपको टेस्ट में, तो वो फिर कभी भी फंक्शन 1 1 नहीं होता है.